नमस्कार मित्रों। जैसा कि अपन ने पिछली सेशन में डिसाइड किया था कि हम इन्वायरमेंट के ऊपर एक पूरा सीरीज बनाएंगे, जिससे कि तमाम एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक एसआई और दूसरी कई सारी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स होती हैं जिनमें इन्वायरमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो बच्चों को इसका बेनिफिट, बच्चों को इसका लाभ मिल सके, ये पर्पज है इस सीरीज का। इसमें हम बेसिकली इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण का प्रदूषण क्या होता है, उस प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है, इसके साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ या बायोडावर्सिटी, बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस सीरीज के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे इस पहल को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग जो नीडी हों, यानी जिन्हें इस तरह के वीडियोज़ से जिनके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव या परिवर्तन आ सकता हो, चेंज आ सकता हो, प्लीज़ उन तक वीडियोज़ को शेयर करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण की परिभाषा। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट? पर्यावरण की डेफिनेशन या पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है? ठीक, तो पर्यावरण की परिभाषा बहुत बेहतरीन परिभाषा है। वैसे बहुत सारी डिफिनेशंस हैं एनवायरनमेंट की, लेकिन ये डिफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पर्यावरण जो है वो जैविक कारकों, तमाम प्रकार के जैविक कारक होते हैं, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, या यू कैन से कि नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये जैविक हैं। इसके अलावा जो तमाम तरह के जंतु हो गए, कीड़े हो गए, मकोड़े हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, फंगस, फंगस यानी जो कवक हो गया, और एल्गी, काई हो गई, ऐसे तमाम तरह के जैविक या ऑर्गेनिक फैक्टर्स। इसके अलावा अजैविक कारक होते हैं। अजैविक कारकों में धूप हो गया, बारिश हो गई, धूप, बारिश, ठंड, एटसेट्रा, हवा, ये सब अजैविक कारक या बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो जैविक और अजैविक कारकों का ऐसा संयोजन, ऐसा कॉम्बिनेशन, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल और बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, कैसा कॉम्बिनेशन? विच इज सपोर्टिव टू द लाइफ, जो जीवन जीने की अनुकूल दशाएं पैदा करे, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। ये जो अनुकूल दशाएं होती हैं, बहुत छोटी छोटी नेचर ने बहुत छोटे छोटे इंतजाम किए हैं जीवन को बनाए रखने के लिए, इस धरती पर, इस प्लेनेट पर बहुत छोटे छोटे इंतजाम किए हैं। लाइक कोई और प्लेनेट जो अपना सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के जितने भी प्लेनेट, जितने भी ग्रह हैं, कोई और प्लेनेट ऐसा नहीं है जिस पर पानी हो। ठीक है, तो पानी धरती पर है, पृथ्वी पर है पानी। पानी क्यों है? क्योंकि जीवन को पानी चाहिए, जीवन को पानी चाहिए। कोई और प्लेनेट ऐसा नहीं है जिसके एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर हो, जो अल्ट्रावायलेट रेस से, जो पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती हो, जीवन को सुरक्षा प्रदान करती हो, ओके, जीवन को बचाने का काम करती हो। और कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है, ये सिर्फ हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर जो भी आप चाहे ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, भगवान कहें, जो भी कह लें, या प्रकृति कहें, कुछ भी कह लें, सब कुछ इतना सिस्टमैटिक बना हुआ है कि हर कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं कि हर कोई जीव एक दूसरे पर निर्भर है। जीव ही नहीं, जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए,
जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे पर्यावरण में है। ओके, तो ऐसी तमाम चीजें हमारे जीवन को सपोर्ट करने के लिए तमाम चीजों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया गया, उसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पर्यावरण। ओके, अब पर्यावरण और परिस्थितिकी क्या होती है? अब जैसे मैंने आप बताया अभी आपको कि बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन, एक बेहतरीन संयोजन जो लाइफ सपोर्टिव हो, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, वो पर्यावरण है। तो पर्यावरण के अंतर्गत हम इंडिविजुअली बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं। यानी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आती हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कार्बन साइकिल क्या है, ऑक्सीजन साइकिल क्या है। ओके, और जो इकोलॉजी है, परिस्थितिकी के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी के अंतर्गत इस चीज का अध्ययन किया जाता है कि हाउ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट टुगेदर। यानी जो जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं वो दोनों एक दूसरे से किस प्रकार अंतःक्रिया करते हैं, किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि इंसान अपनी गतिविधियों से पर्यावरण पर या जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल पर, एटमॉस्फेयर पर क्या प्रभाव डालता है। ऑब्वियसली हम प्रभाव डाल रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, हमारी हवा प्रदूषित हो रही है, हमारा पानी प्रदूषित हो रहा है, और दूसरी तरफ पानी का हमारे जीवन पर क्या 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 हमारी लाइफ में क्या रोल होता है, हवा का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है, बादलों का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है, एटसेट्रा। तो ये जो इंटर रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटर रिलेशन है उसकी स्टडी हम करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। एक बहुत ही फनी सा एक एग्जांपल लेके मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है मेटा, आप सब जानते होंगे इसका। मेटा का एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, और इसी का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। ओके, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दोनों मेटा के प्रोडक्ट हैं। इनके बारे में इंडिविजुअली अलग अलग जानना, मान लीजिए ये एनवायरमेंटल स्टडी जैसा है, और इन दोनों को आपस में, इन दोनों का क्या रिलेशन है, क्या इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है फेसबुक और इंस्टा को। ओके, कि हम फेसबुक पर कोई पोस्ट डालें और हमारे फॉलोअर्स इंस्टा पर बढ़ने लगे, या हम इंस्टा पर कोई पोस्ट डालें हमारे फॉलोअर फेसबुक पर बढ़ने लगे, तो हम कहेंगे ना कि ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन चल रहा है। तो अगर हम इन दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन करें तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द इकोलॉजी, तो वो इकोलॉजी कहलाएगी। अब आगे अगर हम इससे देखें तो पर्यावरण और वायुमंडल है। अब वायुमंडल, यानी वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल मीन्स इंग्लिश में इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि पर्यावरण तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक विस्तृत अवधारणा है। पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे मैं यहाँ इस स्लाइड में आपको दिखा सकता हूँ कि पर्यावरण में एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर इज पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। ओके, तो क्या है कि अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है, जबकि एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा डोमेन है। ठीक, environment is a broad concept rather than the atmosphere.
एटमॉस्फेयर की तुलना में पर्यावरण एक विस्तृत अवधारणा, इसके और भी घटक होते हैं पर्यावरण के। ये एटमॉस्फेयर गैसेस का हो गया, ओके। धरती जिसको हम कहते हैं, जमीन जिसको हम कहते हैं, ठीक, जमीन यानी लिथोस्फीयर हो गया, मतलब स्थल मंडल हो गया। इसके बाद वाटर, वाटर हाइड्रोस्फीयर हो गया। और लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों में है जीवन। जीवन आपको तीनों में मिलेगा, लाइफ आपको तीनों में मिलेगी। लाइफ अंडर वाटर भी मिलेगी, लाइफ ऑन लैंड भी मिलेगा, लाइफ इन स्काई भी मिलेगी, ओके। तो तीनों जगह है जीवन। तो ये चौथा स्फीयर हो गया जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये चारों चीजें मिलकर एनवायरनमेंट बनाती हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। अब एटमॉस्फेयर पर हम अगर इंडिविजुअल आए, एटमॉस्फेयर की बात करें, तो व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का, बहुत छोटे छोटे गैसियस पार्टिकल्स का एक कवर है, एक एनवलप है, जो हमारे धरती को चारों तरफ से घेरे हुए है। व्हाई? बिकॉज आवर अर्थ हैज अ ग्रेविटी, हमारी धरती में ग्रेविटी है। वो ग्रेविटी जो है वो इन गैसेस को अपनी ओर खींच कर रखती है। अगर यही ग्रेविटी नहीं होती तो शायद ये जो गैसेस पार्टिकल से स्कैप कर जाते, पलायन कर जाते, ओके। इनके पास खुद की स्कैप वेलोसिटी हो जाती, बट अभी इनकी स्कैप वेलोसिटी इतनी नहीं है कि जिससे कि ये हमारे ग्रेविटेशन, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है उसको क्रॉस कर सके। इसीलिए पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी इन्हें अपने से बांधकर, अपने से जोड़कर रखती है, ओके। तो एक एनवलप, एक कवर बन गया है गैसेस का। इन गैसेस में एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो कि इन गैसियस पार्टिकल्स में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसमें कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, आर्गन गैस होती है, ओके, आर्गन, ओके। इसके अलावा हीलियम होती है। इसके अलावा जो है वो अदर बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे ओजोन है, सीएफसी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है। देयर आर लॉट ऑफ गैसेज, मीन्स दिस एटमॉस्फेयर इज a mixture, it is a mixture of a lot of gaseous particles। बहुत सारे गैसेस पार्टिकल्स का एक मिश्रण है हमारा वायुमंडल, ओके, जो कि पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। अब इस एटमॉस्फेयर के, इस वायुमंडल के जो अलग अलग हाइट पर उसकी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उसके हिसाब से हम इसे क्लासिफाई करते हैं या उसका लेयर बनाते हैं। तो वी हैव 5 डिफरेंट लेयर्स इन एटमॉस्फेयर। हमारे पास ये 5 स्पष्ट परत बन पाती है, इन विच ट्रोपोस्फियर इज फर्स्ट, जिसमें ट्रोपोस्फियर या जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहा जाता है, क्षोभ मंडल पहली लेयर है। क्षोभ मंडल की हाइट जो होती है 8 to 12 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, जो समुद्र का लेवल है वहां से 8 से 10 किलोमीटर तक की हाइट होती है। इक्वेटर, यानी अगर हम पृथ्वी को ऐसे करें, सेंटर बनाए, तो इक्वेटर पर ये 12 किलोमीटर, और इधर पोल्स पर अगर इसकी हाइट देखें तो थोड़ी कम हो जाती है, 8 किलोमीटर की हाइट्स तक ये रहता है क्या, ट्रोपोस्फियर। ठीक, ट्रोपोस्फियर इज द डेंसिएस्ट लेयर, यानी सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक सघनता जो होती है वो ट्रोपोस्फियर की होती है। इट कंट्रीब्यूट्स 2/3 मास ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर। यानी अगर हम बात ऐसे करें कि जो कुल हमारा वायुमंडल, अगर हमारा पूरा जो वायुमंडल है उसकी जितनी भी गैसेज हैं, उन सारी गैसेज को हम इमेजिन करें कि उन गैसेज का वेट 3 किलोग्राम है। वायुमंडल की सारी गैसों का जो वजन है मान लीजिए 3 किलोग्राम है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं 3 kg मान लीजिए। तो
इस 3 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम वजन तो अकेले ट्रोपोस्फियर का है, बाकी के जो 4 लेयर्स हैं उनका वजन 1 किलोग्राम से अधिक नहीं है। तो 2 किलोग्राम वजन यानी सबसे अधिक वजन इसी ट्रोपोस्फियर का है। डेंसिएस्ट भी है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा है, वायुमंडलीय दाब भी ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात इसमें ग्रेविटी सबसे अधिक काम करती है। इसमें ग्रेविटी सबसे अधिक काम करती है बिकॉज ये धरती के सबसे करीब है और ग्रेविटी अधिक काम करती है, इसलिए जो है हैवियर गैसेज जो हैं, जो भारी भरकम गैसें होती हैं, उनकी सर्वाधिक मात्रा इसमें पाई जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे जो हैवी गैसेज हैं वो खत्म होती जाती हैं और लाइट गैसेज ही सिर्फ पाई जाती हैं, जो हल्की गैसें हैं। हल्की यानी सबसे लाइटेस्ट गैस है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे ऊपर पाई जाती है। ओके, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये जो हैवी गैसेज हैं, ये हैवी गैसेज आपकी इसी में पाई जाती हैं, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद जो दूसरी लेयर है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर, हिंदी में इसको समताप मंडल कहते हैं। ओके, स्ट्रेटोस्फियर की हाइट लगभग 50 किलोमीटर तक होती है, यानी 12 किलोमीटर से ऊपर और 50 किलोमीटर तक, 12 से 50 किलोमीटर के बीच में ट्रोपोस्फियर से ऊपर और मेसोस्फियर के नीचे। तो ये इसकी हाइट होती है और इसकी जो एक खास बात है कि इसके बीच में लगभग 28 से 32 किलोमीटर के बीच में एक लेयर पाई जाती ओजोन की, जिसकी चर्चा अभी मैंने थोड़ी देर पहले की। ओजोन की एक परत पाई जाती है, ये ओजोन की परत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी जो धरती पर जीवन को मेंटेन रखने या धरती पर जीवन को बनाए रखने में। ओजोन लेयर का काम क्या होता है कि जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, सूरज से निकल कर आती हैं, सूरज से निकलकर बहुत सारी किरणें आती हैं। सूरज से निकलती है एक्स रेज, सूरज से निकलती हैं गामा रेज, सूरज से निकलती हैं यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारी किरणें सूरज से निकलकर आती हैं, है ना। तो ये जो रेज हैं, ये जो किरणें हैं, ये किरणें बहुत खतरनाक होती हैं बिकॉज दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी। इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी आवृत्ति, इनका पेंट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये जो लिविंग बीइंग को या लिविंग सेल को ये डैमेज कर सकती हैं, ये धरती पर गर्मी बढ़ा देती हैं। ओके, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में यानी हमारे बायोस्फीयर में इंटर ना करने पाए, यानी उस स्फीयर, उस गोले में ये ना आने पाए, उस गोले की परिधि में, उस गोले की बाउंड्री के भीतर ना घुसने पाए, ये जहां से लाइफ स्टार्ट होती है। इसके लिए ये व्यवस्था की गई कि एक ओजोन की लेयर लगा दी गई, ओजोन की एक परत लगा दी गई। ये जो लेयर है ओजोन की जो परत है, ये क्या करती है, ये अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, लौटा देती है। और जहां तक रही बात एक्स और गामा रेज की, तो ये बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेज होती हैं, यानी इनका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। इसलिए जो अपर एटमॉस्फेयर के जो गैसेस पार्टिकल्स हैं, उन गैसेस पार्टिकल्स से ही टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं ये। तो एक्स रेज, गामा रेज, यूवी ये नहीं हमारे बायोस्फीयर में इंटर करने पाते। अगर इंटर करने पाते होते, मतलब अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में या बायोस्फीयर में अगर ये आ जाते तो लाइफ पॉसिबल, जीवन संभव नहीं था। यही तो मैं कहता हूँ कि आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, क्या है एनवायरनमेंट, यही कि कैसे जीवन संभव है और कैसे जीवन संभव नहीं है, लाइफ कैसे पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये ओजोन की लेयर को किसी तरह से ख़त्म कर दो, नष्ट कर दो, जो कि हो रहा है डिप्लीशन इसका, आगे हम देखेंगे कि इसका डिप्लीशन क्यों हो रहा है और कैसे उसका डिप्लीशन रोका जा सकता है। या जो विश्व बिरादरी है, यानी जो ग्लोबल फोरम्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पूरी दुनिया है, उसके लिए क्या कर रही है, एटसेट्रा। इसके बाद थर्ड होता है मेसोस्फीयर्स होते हैं। मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल होता है,
ओके, जिसकी हाइट जो होती है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की होती है। थर्मोस्फीयर होता है जिसकी हाइट 80 से 800 किलोमीटर तक होती है। और इसके बाद सबसे बाह्य मंडल होता है जिसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं, 3000 किलोमीटर तक, यानी हल्की से हल्की गैसेस, बहुत रेयर गैसेस 3000 किलोमीटर हाइट तक पाई जाती हैं। उसके बाद क्या होता है आपका पूछना होगा। तो इसके बाद 3000 किलोमीटर के बाद फिर जो होता है वो स्पेस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं शून्य, शून्य या गगन। ओके, तो 3000 किलोमीटर की हाइट पर क्या हो जाता है, ये स्पेस हो जाता है, निर्वात हो जाता है। आगे हम देखते हैं, हमारा मेन जो टॉपिक है वो यही है कि ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कैसे ख़त्म हो जाता है। यानी ये जो जो धरती का जीवन है, धरती का जीवन कैसे डायलिसिस पर चला जाता है, कैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो नेचर ने ही ऐसा सिस्टम बनाया है, लाइफ सपोर्टिव सिस्टम बनाया है, और नेचर ने इंसान को बनाया। फिर इंसान जो है वो अपनी एक्टिविटीज से कुछ भी कर रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है जिससे कि ये जो बैलेंस है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, एक जो संतुलन बना हुआ है, वो संतुलन खत्म होता जा रहा है। और डे बाय डे वी आर गोइंग क्लोज टू द डिस्ट्रक्शन, ओवरऑल डिस्ट्रक्शन मीन्स प्रलय के करीब जा रहे हैं। तो कैसे हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, कैसे हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को। तो ओके, तो यही जानते हैं हम कैसे, पर्यावरण प्रदूषण से। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है, सबसे पहले ये जानना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्यावरण प्रदूषण इज अ प्रोसेस, मतलब पर्यावरण प्रदूषण जो है वो एक क्या है, प्रक्रिया है। इट इज अ प्रोसेस। कैसी प्रोसेस, कैसी प्रोसेस, कैसी प्रक्रिया है, थ्रू विच, मतलब इस प्रक्रिया के जरिए कुछ अनवांटेड अनवांटेड सब्सटेंसेस, कुछ एनॉक्सियस सब्सटेंसेस, कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस, अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस इंटर्स इनटू आवर एनवायरनमेंट। ओके, हमारे पर्यावरण में प्रविष्ट कर जाते हैं, और जो हमारे जीवन पर, जो जीवन के अनुकूल दशाओं पर, ओके, जो लाइफ सपोर्टिव सिस्टम है उस पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उस सिस्टम को, उस बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ही हम पॉल्यूशन कहते हैं। और ये जो सब्सटेंसेज होते हैं, ओके, ये जो पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रदूषक होते हैं जो माने गए हैं, अब सबसे बढ़िया ये है कि भाई हमारे यहाँ AQI डेवलप किया गया। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स डेवलप किया गया, एयर की क्वालिटी। तो एयर की क्वालिटी को नष्ट करने वाले, यानी एयर की गुणवत्ता को नष्ट करने वाले जो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके नाम यहाँ पर हैं। PM2.5, PM मीन्स P फॉर पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट मीन्स क्या होता है, पार्टिकुलेट मीन्स माइक्रो पार्टिकल्स, बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत हल्के कण होते हैं। 2.5 ये बता रहा है कि इनका साइज 2.5 माइक्रोन यानी माइक्रोमीटर के बराबर होता है। एंड एज यू नो कि 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर। 10⁻⁶ मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। तो 2.5 माइक्रोमीटर के साइज वाले जो बारीक कण होते हैं वो PM2.5 कहलाते हैं। एंड 10 माइक्रोन साइज के जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो कहलाते हैं PM10। अब ये जो दोनों पार्टिकल्स होते हैं ये इतने हल्के होते हैं
कि इन पर ग्रेविटी काम नहीं कर पाती, तो ये पतंग की तरह हवा में उड़ते रहते हैं। मतलब इतने हल्के होते हैं कि नीचे गिर ही नहीं पाते, ये हवा में उड़ते रहते हैं। तो इन्हें यू कैन से फ्लाइंग पार्टिकल्स भी आप कह सकते हो, कि उड़ने वाले कण, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी कह सकते हो, ये हवा में लटके रहते हैं। अब फिर क्या होता है कि जैसे कोई कोई इंसान है, इंसान सांस ले रहा है, ओके, तो ये भाई हमने बना दिया एक प्यारा सा इंसान, इसकी नाक है, फिर ये इधर हम बना देते हैं मुंह है, और इस अपनी नाक से ये क्या कर रहा है, ये सांस ले रहा है। तो सांस ले रहा है तो नाइट्रोजन जा ही रहा है, ऑक्सीजन जा ही रहा है, CO2 जा ही रहा है, CO जा ही रहा है नाक में। साथ ही साथ क्या होता है, इसके साथ ही साथ ये PM2.5 और PM10 भी लंग्स में चले जाते हैं। अब ये क्या है, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये धूल के बारीक कण हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। जब ये लंग्स में चले जाते हैं तो लंग्स में, हमारे लंग्स में जो वाटर कंटेंट है, यानी जो लंग्स को चिपचिपा बनाए रखने के लिए, ओके, जो एक जलीय पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, तो फेफड़ों के उस द्रव पदार्थ के साथ ये डस्ट पार्टिकल्स मिलके और एक काले रंग का, गहरे काले रंग का एक गंदगी, एक कचरा पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम टार कहते हैं। ओके, और ये हमारे लिए जितना है उतना ही अदर एनिमल्स के लिए है। केवल ये इंसानों पर ये प्रभाव नहीं डालते, बल्कि दूसरे जानवरों के लिए भी ये वैसे ही काम करते हैं, है ना। तो PM2.5 और PM10 के अलावा अगर हम दूसरा देखें, अच्छा एक चीज और आगे बढ़ने से पहले, कि ये PM2.5 एंड PM10 केवल प्राणियों के लिए नहीं, ये पौधों के लिए भी खतरनाक है। पौधों के लिए कैसे खतरनाक है, इसको ऐसे देखिए कि ये सपोज कर लीजिए कि एक ये पौधा है, ये पौधे की ये पत्तियां हैं, ये पौधा, इसकी ये पत्ती है, पत्ती हो गई, पत्ती बना दी हमने, ये भी पत्ती बना देता हूँ, देखिए ये पौधे की पत्ती हो गई, ये पौधे की पत्ती, ये पौधे की पत्ती हो गई। ओके, अब क्या होता है, इन पौधे की पत्ती को मैं थोड़ा एक पत्ती का हिस्सा जूम करके दिखाता हूं। तो ये जो पत्ती का एक छोटा सा हिस्सा है, इसमें क्या आप देखेंगे कि इसमें पत्ती में बारीक बारीक छिद्र या बारीक बारीक छेद हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, इन्हें हम रंध्र भी कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा। ये क्या करते हैं, ये दे आर वेरी सिमिलर टू द नोज ऑफ एनिमल्स। मतलब ये पौधों की नाक है, स्टोमेटा, नोज, नोजल, नाक जैसा है। तो जैसे हम नाक से एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसी तरह से इनसे एयर एक्सहेल और इनहेल होती है। हाँ, बस फर्क ये होता है कि हम नाक से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो इनमें उल्टा होता है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, और हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, यही फर्क होता है। अब फिर क्या होता है कि जब ये डस्ट पार्टिकल जो हवा में तैर रहे हैं, ये पत्ते के ऊपर जो हल्की सी नमी होती है, उस नमी से चिपक जाते हैं, चिपक करके ये जो नोजल्स हैं, ये जो बारीक पॉइंट्स हैं, छेद हैं या स्टोमेटा हैं, इन्हें ब्लॉक कर देते हैं। तो पौधे जो है वो सांस नहीं ले पाते, पौधे सांस नहीं ले पाते, तो खड़े खड़े पौधे सूख जाते हैं। मतलब वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते, उनका दम घुट जाता है। तो आपने देखा होगा किसी कोई जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, या कहीं कोई ईंट भट्ठा है, या जहाँ बहुत धुएं का काम हो रहा है, धुआं निकल रहा है, ऐसे जगह आपने देखा होगा खड़े खड़े पौधे सूख जाते हैं, वहाँ की हरियाली खत्म हो जाती है। उसका बेसिक कारण यही है, PM2.5 एंड PM10। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, हम बात करते हैं थर्ड पॉल्यूटेंट की, तीसरे पॉल्यूटेंट की। तीसरा जो पॉल्यूटेंट है दैट इज ओजोन।
अब ओजोन की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओजोन। ओजोन दो प्रकार के होते हैं भाई मेरे, ओके। O2 O3 ओजोन का सिंबल है। ये O3 दो प्रकार का होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स बताई, और मैंने आपको बताया कि जैसे धरती है, धरती के सबसे क्लोज यानी पृथ्वी के सबसे क्लोज जो पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। और धरती के करीब जो दूसरी लेयर है, जो दूसरी लेयर है, ये दूसरी लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। और मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर है, ओजोन की परत है, विच इज लाइफ सील्ड, जो जीवन रक्षक है, विच इज अ सेफ्टी वॉल्व, जो एक सुरक्षा कवच का काम कर रही है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को इंटर नहीं होने देती है बायोस्फीयर में। ओके, तो तो स्ट्रेटोस्फेरिक यानी समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन पाई जाती है, वो ओजोन हमारे लिए हेल्दी है या वो लाइफ सपोर्टिव है? ओके, तो उस पर डिस्कस नहीं करना है। हाँ, इस पर अगर हमें डिस्कस करना है तो ये जरूर करना है कि कैसे, किस तरह से ये जो ओजोन की लेयर है, ये डिप्लीट कैसे हो रही है। ओके, इसको डिप्लीशन से, इसे, इसके क्षरण से इसे कैसे बचाया जाए। अगर हमें कुछ डिस्कस करना है तो हमें ये डिस्कस करना है। अब अगर इधर से हट जाएं तो हम दूसरे ओजोन की बात करें। जो दूसरा ओजोन है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के अलावा, जो दूसरा ओजोन है वो ट्रोपोस्फियर में है। ये जो ट्रोपोस्फियर में है, ये नेचुरल नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड है। इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड केमिकल कंपाउंड्स। तो क्या होता है, इसी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। ओके, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अलावा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो आप समझ गए। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल मतलब होता है अस्थिर। ओके, अस्थिर मतलब परिवर्तनशील। इज इट ओके? तो जो अभी है थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा, दैट इज वोलेटाइल। और जो परमानेंटली है, दैट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल, उसे हम स्थिर कहते हैं। ओके, तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन कंपाउंड होता है। ओके, जिनका यूज, इन जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका यूज स्प्रे में किया जाता है। ओके, परफ्यूम में किया जाता है, बॉडी फ्रेशनर जो होता है, रूम फ्रेशनर जो होता है, उनमें किया जाता है। तो ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, देन दे फॉर्म ओजोन। तो ये ओजोन बनाते हैं, एंड दिस ओजोन इज फाउंड इन ट्रोपोस्फियर। ये ओजोन ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, एंड दिस इज हार्मफुल, दिस इज डेंजरस, ये खतरनाक होता है ओजोन। ओके, तो देयर शुड बी अ between the stratospheric ozone and tropospheric ozone। यहाँ में स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं दिल से कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन हेल्दी रहे, वो लेयर बनी रहे, वो लेयर मेंटेन रहे, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिंग शील्ड का काम करती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर अगर हम ट्रोपोस्फेरिक लेयर की, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात करें तो इट इज अ पॉल्यूटेंट, ये पॉल्यूटेंट है। हम इसके अलावा अगर बात करें तो ये वही हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, NO2 हो गया। ओके, इसकी चर्चा अगर हम करें तो इसका मेन सोर्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का मेन सोर्स होता है जो इंटरनल इनकम्बसन, मतलब जब हम फॉसिल्स फ्यूल को
इंजन में जलाते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन को इंजन में जलाते हैं, तो यहाँ से ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बाहर आते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। सेम प्रोसेस से सल्फर भी ईंधन का एक कंपोनेंट है। सल्फर, हर उस चीज़ से सल्फर निकलता है जो मिट्टी के अंदर से निकाली जाती है, चाहे कोयला हो, कोयला भी सल्फर युक्त होता है। डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें सल्फर से युक्त होती। इवन जब क्या होता है कि जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन इज ऑल्सो अ बिग सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा अमोनिया गैस होती है। अमोनिया, अमोनिया गैस हर उस जगह पाई जाती है जहाँ यूरिनल होता है, बिकॉज यूरिया और अमोनिया, यानी अमोनिया यूरिन से होता है। ओके, तो जहाँ जहाँ लोग यूरिनरी, लोगों के लिए यूरिनरी बनी होती है, यूरिनल होता है, वहाँ से गैस रिलीज होती है। जानवर, जहाँ जानवर बांधे जाते हैं वहाँ से गैस रिलीज होती है। आफ्टर दैट सीसा होता है, लेड होता है। लेड लेड इट इज़ द पार्ट ऑफ पेट्रो प्रोडक्ट्स। लेड जो है पेट्रो प्रोडक्ट्स से निकलता है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी कोयले से निकलता है, यानी ईंधन को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दे आर द 8 इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। यही हमारे एयर की क्वालिटी को डैमेज करते हैं, यही हमारे एयर की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं। अब हम आगे कल देखेंगे कि इन एक एक जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनका क्या इम्पैक्ट है, फटाफट देखेंगे। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या समाधान हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, या इनसे बचने के लिए अब तक क्या किया जा रहा है। ओके, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, इतना ही बहुत है। धीरे धीरे हम कई सेगमेंट्स में जब पढ़ेंगे तो आपको बोरियत भी नहीं होगी, और आप धीरे धीरे सीखते भी जाएंगे और आगे बनते भी जाएंगे। एक रिक्वेस्ट बस इतनी है कि ये जो टॉपिक है इन्वायरमेंट का, या इकोलॉजी का, बायोडाइवर्सिटी का, या जो क्लाइमेट चेंज का, इट इज़ नॉट जस्ट ओनली फॉर स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, ये टॉपिक्स के बारे में सबको जानना चाहिए। इन टॉपिक्स की जानकारी सबको होनी चाहिए, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ आवर प्लैनेट। ये जो टॉपिक्स हैं वो हमारे प्लैनेट के जीवन से संबंधित हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपने इस बेहतरीन, इस खूबसूरत प्लैनेट को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, किस तरह से ख़त्म कर रहे हैं, किस तरह से इसे हम नष्ट कर रहे हैं। तो वी शुड अवेयर, हमें जागरूक होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। तो अगर आप अवेयर होना चाहते हैं, अगर आप इन सारे टॉपिक्स को गहराई से अच्छे से समझना चाहते हैं, एक क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो यू शुड फॉलो आवर लेक्चर्स। आप हमारे इन लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, लगातार देखिए। और कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 10 से 15 एपिसोड्स में ये पूरा सारे के सारे टॉपिक्स में कवर कर दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।